अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है रेजिस्टिविटी के हवाले से कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी को। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर हमारे पास वायर है उसकी रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका जितना क्रॉस सेक्शनल होगा एरिया होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कैसे डिफाइंड आउट किया हमने, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कि अगर हमारे पास कोई वायर है, मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है, एक वायर है, ये वायर है। इस वायर का जो हमारे पास लेंथ है वो उस जो रेजिस्टेंस है वो इस लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमारे पास ये उसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसके एरिया है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब इन्वर्सल है। तो यहाँ पे इन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम इक्वेशन बनाएं, हमारे पास है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरा हमारे पास है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखें, हमारे पास आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें, हमारे पास क्या आता है, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एल ओवर ए आता है। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या है, इसकी आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए है। यहाँ पे हमारे पास जो है इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्या चीज़ हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये हमारे पास उसकी क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है, इज नॉन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर कहलाता है। हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। इस इक्वेशन को अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, क्या चीज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम कहते हैं कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हमने यहाँ पे उसकी, अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी है। असल में हमने यहाँ पे ये वाला फैक्टर, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 है, इसी से अगर मैं देखूँ हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो किस चीज़ के बराबर आता है, आर ए ओवर एल के बराबर आता है। ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे उसकी क्या कहलाए, ये उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब अगर हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो वो कैसे करते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल, वो हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल इज नॉन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हमारे पास किस मटेरियल के अंदर से उसकी हमें रेजिस्टेंस देखनी है। अगर हम इसको देखना चाहें, दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें, इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो। अगर हमारे पास वायर के अंदर उसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है, देन हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज दर्ज करें
हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, R क्रॉस 1 ओवर हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल। हमारे पास उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल कहलाती है। अब अगर हम यहाँ पे इसका यूनिट देखना चाहें, क्या देखना चाहें, इसका यूनिट देखना चाहें, तो हम यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए हमने फार्मूला देखा है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए ओवर हमारे पास क्या है, लेंथ है। रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास यूनिट होता है अहम, और एरिया के लिए हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए भी हमारे पास मीटर होता है। 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास उसका जो यूनिट बचा वो हमारे पास है ओम मीटर। ये हमारे पास यूनिट आ गया किस चीज़ का, रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस देखना हो रेजिस्टेंस के अंदर और उसकी रेजिस्टिविटी के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंसी, और हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दूँ अलग से कि हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या अहमियत है और रेजिस्टिविटी की क्या होती है, हमारे पास जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ओहम होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या है, ओम है। जबकि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास है ओम मीटर। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है, या हमारे पास किसी भी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है उसकी नेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। कि हमारे पास डिपेंड करती है ऑन नेचर टेम्परेचर एंड उसकी हमारे पास नेचर, टेम्परेचर और उसकी ज्योमेट्री के ऊपर, उसकी शेप कैसी है। जबकि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करती है नेचर एंड टेम्परेचर के ऊपर। ये डिपेंड करती है ओनली ऑन नेचर एंड टेम्परेचर के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करती है नेचर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी करती है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, उस वायर की जो हमारे पास शेप होती है उसके ऊपर भी वो क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंडक्टेंस आता है। क्या चीज़ है हमारे पास, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस ऑफ द वायर, या हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टर, तो वो कंडक्टर की कहलाती है कंडक्टेंस। कैसे लिखते हैं, अगर हम उसको लिख लें क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो इसको डिनोट करते हैं जी के साथ, और ये हमारे पास बराबर होता है 1/r के साथ। अगर हम इसका
यूनिट देखना चाहें कि इसका यूनिट क्या होता है कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का, वो हमारे पास होता है मो, या हम इसको सीमेंस कहते हैं। इसको लिखते हैं MHO, या हम इसको लिखते हैं क्या, सीमेंस। ये हमारे पास कंडक्टेंस आ गया। इसके बाद हमारे पास है कंडक्टिविटी। क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी। हमने यहाँ पे दो टर्म पढ़ी हैं, एक हमारे पास थी रेजिस्टेंस, दूसरी हमारे पास है रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टेंस का इन्वर्स ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास कंडक्टेंस आता है। अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, उसकी कंडक्टिविटी आता है। रेसिप्रोकल ऑफ इज नॉन एज कंडक्टिविटी। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा के साथ, और ये हमारे पास बराबर होती है 1/रो के। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें, उसके यूनिट की बात करें, हमारे पास इसका यूनिट होता है मो पर मीटर होता है। क्या होता है हमारे पास, पर मीटर होता है। ये हमारे पास इसके आगे क्या, कंडक्टिविटी। अब हमने देखना है हमारे पास जो वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस आर थी वो टेम्परेचर के ऊपर, या टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। कि अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम, अगर हमारे पास कंडक्टेंस है, कि अगर हम देखें रेजिस्टेंस कंडक्ट करती है ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि अगर हमारे पास वायर थी उसमें से करंट पास करता है, या हमारे पास उसके अंदर से करंट गुजरता है, तो वो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, वो हमारे पास कंडक्टर्स के अंदर होती है ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ कंडक्टर्स, कि जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के या वायर के एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनका वाइब्रेटिंग, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे उनका वाइब्रेटिंग एरिया या एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करने का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे जब उसके अंदर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी जो हमारे पास करंट के अंदर क्या होती है, पोजीशन बढ़ जाती है, और इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, बढ़ रही होती है। सो इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट टू पास कंडक्टर current in the current due to flow of electron decreases from the resistance of conductor। मतलब कि हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने से, इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। कि जब हमारे पास किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। जिस कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे उनका वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड एरिया जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट के अंदर क्या आती है, डिफिकल्टी आती है, और इसी फ्लो ऑफ करंट को कहते हैं, फ्लो ऑफ अपोजिशन, फ्लो ऑफ करंट को हम क्या कह रहे होते हैं, उसकी रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है।
अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इसके अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट देखना है। हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जो है वो कैसे होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास ये क्या होती है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, क्या लिखते हैं इसको, डिफाइन कैसे करते हैं, द हमारे पास क्या होती है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन के लिहाज से। अगर हम उसकी डिफाइन देखना चाहें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको कैसे लिखते हैं, उसको डिनोट किया जाता है किसके साथ, अल्फा के साथ। किसके साथ डिनोट किया जाता है, अल्फा के साथ। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये हमारे पास बराबर होता है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी, आर नॉट इंटू टी, तो ये हमारे पास उसका फ्रैक्शनल चेंज आता है किस चीज़ का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे आर टी क्या चीज़ है, आर नॉट क्या चीज़ है, और हमारे पास टी जो है वो क्या चीज़ है, वो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखना है। आर नॉट क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री। यहाँ पे आर नॉट कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हमारे पास है आर टी है, वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर टाइम के ऊपर उसकी जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितनी होती है। तो जब हमारे पास आर टी माइनस आर नॉट है, अगर मैं कह दूँ कि वो हमारे पास क्या है, आर टी माइनस आर नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है। क्या होता है हमारे पास, चेंज इन रेजिस्टेंसेस के अंदर जो चेंज है वो क्या होता है। एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट के अंदर जानते हैं, प्रूव कर चुके कि हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी एक्चुअल हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम इनिशियली कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी थी, आर नॉट है, आफ्टर टाइम के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर टी। इन दोनों रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है, चेंज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस को। यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस को। इसी तरह से हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस जो है आर नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टाइम पीरियड, इसके ऊपर होता है टाइम पीरियड। ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा फॉर एमसीक्यूज के लिए हैं कि हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी ओरिजिनल हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है, और उसके हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके टाइम इंटरवल के कितना टाइम होता है।
सो अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा से लिख के ये कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे पास वाकई ऐसा आता है या नहीं आता, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? थ्रू दैट हमने यहाँ पे देखा हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस माइनस आर नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? आर नॉट के। और फिर हमने दूसरी इक्वेशन देखी कि आर टी माइनस आर नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? टाइम के। इन दोनों को हम इकट्ठा फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आता है? आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? आर नॉट इंटू टी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है आर नॉट इंटू हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास अल्फा है और वो हमारे पास आ जाएगा आर नॉट टी। हमने यहाँ से अल्फा की कीमत फाइंड आउट करनी है तो आर नॉट टी को वो साइड पे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते होते हैं, इधर से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास अल्फा की कीमत है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी, जो कि हमारे पास उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो हमारे पास आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस का, इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। अगर हमने इसको देखना हो इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी फॉर्म में देखना हो, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में देखना हो, हम इस रेजिस्टेंस को देख सकते हैं कि वो बराबर है हमारे पास किस चीज़ के? रेजिस्टिविटी के। हम इस आर को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? इस वैल्यू के साथ चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो वो हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर हमारे पास आ जाएगा रो नॉट टी। ये हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ पे इसका यूनिट देखना चाहें तो यूनिट हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो हमारे पास पर केल्विन, वो हमारे पास क्या यूनिट होता है इसका? पर केल्विन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंसेस भी होती हैं जिनका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। द सब्सटेंस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक दैट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है, उनका जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो टाइम के लिहाज से डिक्रीज हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास वो क्या चीज़ है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या है? सम सब्सटेंसेस के रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंसेस जो होती हैं लाइक दैट, उसके अंदर हमारे पास है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन is decreases with time, with टेम्परेचर के लिहाज से उसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। वो हमारे पास उनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, इसके दरमियान होता है ग्राफ, अगर हम देखना चाहें हमारे पास इस एक्सिस के अंदर हमारे पास टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और इधर हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी है इन ओहम मीटर के अंदर। हमारे पास उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ
इस तरह का होता है। यहाँ पे अगर कह दूँ -200 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास 200 है, 400 है और हमारे पास कितना है 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसकी जो रजिस्टिविटी है वो कुछ इस लिहाज से हमारे पास उसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर कि रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर रजिस्टिविटी को डिफाइन किया, फिर रेजिस्टेंस और रजिस्टर के अंदर डिफरेंस देखा, फिर हमने कंडक्टेंस देखा, उसके बाद हमने कंडक्टिविटी देखी, फिर हमने टेम्परेचर को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस देखा, हमारे पास जो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर असर होता है वो क्या होता है, फिर हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड आउट किया है। तो ये था हमारा लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।